नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। यहाँ उनका स्मारक बनाए जाने को लेकर मांग उठ रही थी। अब सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी। ग्वालियर के संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि कलेक्टर ने प्रस्ताव के अनुसार सिरोल क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण की लगभग 4050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। भारतीय रेलवे लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ त्योहार और विशेष अवसरों के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी करता है। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा अजमेर में लगने वाले 811वें सालाना उर्स के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार के छपरा से अजमेर के बीच एक जोड़ी उर्स विशेष गाड़ी चलाने का फैसला किया गया है। ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। पारे में लगातार गिरावट हो रही। दिल्ली में रविवार यानी 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब के भी कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसी बीच IMD ने अगले 5 दिनों के लिए पंजाब में कोहरे की चेतावनी जारी की है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोहरे के दस्तक के साथ साथ विजिबिलिटी होने लगा है। वहीं चालाकी गाड़ी वाहनों से चलाने की अपील गई है। और आपको बता दें कि IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों में पंजाब के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा की कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। इस मामले में अब दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता सुफियान निजामी का बयान आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद सवाल किया और कहा है कि जब हमारे मुल्क में द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, उसके मुताबिक जो भी पहले से है वही वैसा ही रहेगा, तो बार बार चर्चा क्यों हो रही। हमने बाबरी मस्जिद को लेकर मुल्क में सियासत देखी, उसमें मुल्क का नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ, राजनीति भी गई। अब किसी नए विवाद की किसी भी सूरत में जन्म देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पर्यटन विभाग की प्रसाद परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आंध्र प्रदेश के नांदलाल जिले का दौरा करेगी। इस दौरान वह जिले के सिरसैली मंदिर में भी आएंगे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से मंदिरों के शहर पहुंचेंगे। उनका श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी ब्रह्मारंभिका मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। नंदियाल जिला पुलिस राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। मुर्मू और 5 दिवसीय दक्षिणी प्रवास के लिए 26 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेगी। कर्नाटका में अब भाजपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। ताजा खबर है कि राज्य मंत्री रह चुके खनन व्यवसायी गली जनार्दन रेड्डी पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने रविवार को भी अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इसका नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखने की घोषणा की गई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में गंगावटी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। अफगानिस्तान में छात्राओं को कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रतिबंध का विरोध करते हुए क्लास का बहिष्कार किया है। इसके साथ ही कई यूनिवर्सिटी प्रोसेस भी छात्राओं को समर्थन में आ गए। उचित ड्रेस कोड का पालन न करने का हवाला देते हुए तालिबान सरकार ने महिलाओं के कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में ठिठुरन अभी भारी सर्दी का दौर शुरू हो गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को लगातार दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में दिल्ली का पारा 4 डिग्री पर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को यूपी सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की गई। कोरोना काल में असमय जान खोने वाले पत्रकारों के परिजनों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि चेक प्रदान किए। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर ये चेक पीड़ित परिवारों को सौंपे हैं और बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही। रेलवे आम लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन के जरिए अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से रेलवे ने 100% स्वदेशी तकनीक से बनी हुई वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया है। अब तक देश में कुल 6 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा चुकी है। जल्दी यात्रियों को 7वीं ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रेलवे इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को देश के अलग अलग रूट्स पर लॉन्च कर रही है। क्या आपने जनधन अकाउंट खुलवाया है तो आपके लिए खबर आपको जरूरी पढ़नी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि जनधन योजना खाते में आपकी कई सुविधाएं मिलती है। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर सेविंग खाता खुलवाए हैं। इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेकबुक सहित कई तरह के लाभ मिलते हैं। जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 1 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। सुविधा कम समय के लिए लोन की तरह है। पहले यह रकम 5,000 रुपए मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए काफी समय पहले कर दिए हैं।
चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई अपनी चरम पर पहुंच गई। घरेलू बाजार से लेकर वैश्विक जिंस बाजार की कीमतें चढ़ी हुई है। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं और खाद्यान्न तेलों की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान इन फसलों की खेती की ओर बढ़ रहा है। सरकारी नीतियों की भी सकारात्मक असर देखने लगी है। खेती के लिए जरूरी इनपुट का अच्छी सप्लाई से भी खेती का रकम बढ़ा है। जिंस बाजार के विशेषज्ञों की माने तो आगामी रबी मार्केटिंग सीजन में ज्यादातर उपज की कीमतें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर रह सकते हैं। ट्विटर पर कब्जा जमाने के बाद से एलन मस्क अपने फैसले से लगातार पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। उनके फैसले से न केवल करोड़ों यूजर्स प्रभावित हो रहे बल्कि ट्विटर कर्मचारी भी परेशान हैं। हालांकि इस बार ट्विटर यूजर्स ने मस्क को चौंकाया है। हाल ही में मस्क ने एक ट्विटर पोल शुरू किया है। इन्होंने उनमें यूजर से पूछा है कि क्या उन्हें ट्विटर सीईओ का पद छोड़ना चाहिए। इस पोल पर 57.5% वोटर्स ने सीईओ पद छोड़ने के पक्ष में वोट किया है। इसरो के लिए 26 नवंबर की तारीख इसके गौरवशाली इतिहास में दर्ज हो गई है, जब इसने एक साथ 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने PSLV C54 की सहायता से ओशियनसैट 3 के अलावा भूटान के एक उपग्रह समेत 8 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। EOS 6 मिशन के तहत ये प्रक्षेपण किए गए। साल 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह आखिरी मिशन था। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई। इसी कड़ी में मुरादाबाद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम मेरा राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। इस दौरान संजय सिंह ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू चलानी है। साथ ही कहा है कि जितने वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब चुनाव से पहले किए गए थे वो सभी वादे आम आदमी पार्टी ने पूरे कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंचने में राहुल गांधी को 108 दिन लगे, लेकिन असली लड़ाई 2023 में शुरू होगी। अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लगभग 455 दिन बचे हैं। मई 2024 में यह तय हो जाएगा कि देश में आगे किसका शासन होगा। यूपीए 2014 से सत्ता में बाहर है। मोदी लहर में लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को पटकनी दी है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में महत्वपूर्ण चुनाव का सामना करना पड़ा है। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी को बड़ी राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ एक महिला द्वारा छेड़छाड़ समेत बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने महिला द्वारा दायर विरोध याचिका को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि अगर न्यायिक कार्रवाई में राकेश तिवारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया तो यह अन्याय होगा। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की दोबारा पीएम बनने की उस वक्त उम्मीदें टूट गई जब CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब प्रचंड ने स्वयं राष्ट्रपति विद्या भंडारी के समक्ष बहुमत प्रस्तुत कर पीएम मोदी की कुर्सी संभालने का दावा किया है। अभी तक प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और PN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति बनने की कोशिश हो रही थी। दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन पर एक ड्रोन गिर गया। इसके बाद कुछ देर के लिए इस रूट को बंद कर दिया गया। ड्रोन दोपहर में करीब 3 बजे गिरा था। पुलिस ने ड्रोन की जांच की तो पता चला कि वो एक दवा कंपनी का ड्रोन है। उससे कुछ दवा के सैंपल भेजे जा रहे थे। ड्रोन गिरने के बाद कुछ देर के लिए इस रूट पर मेट्रो का आवागमन रोका गया। अब यह रूट चालू कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का दौर शुरू होने से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल के तनावग्रस्त महीनों और नौकरियों में कटौती के बाद आने वाले वर्ष रोजगार की संभावना तलाश रहे लोगों के लिए कई अवसर लेकर आ सकता है। ऐसे अनुमान है कि दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में भर्तियां में तेजी आ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुछ समय के लिए अवसर के अच्छे मौके मिल सकते हैं और कंपनियां काम एवं जिंदगी की एकीकृत संस्कृति अच्छी प्रतिभाओं को बढ़ा देने के कौशल में वृद्धि करेगी। उत्तर भारत में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में घने कोहरे की वजह से प्रभावित उड़ानों के यात्रियों के लिए एयर इंडिया ने फॉग केयर की शुरुआत की है। यह शुरुआत में दिल्ली हवाई अड्डे से आने और जाने वाली उड़ानों के लिए होगी। यह पहल उन यात्रियों तक सक्रिय तौर पर पहुंचने के लिए है जिनकी फ्लाइट्स बुरी तरह प्रभावित हुई और कोहरे के दौरान उन्हें रद्द करने की आशंका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की जाए। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने यह आदेश डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता कहना है कि वो 65 साल की आयु तक संबंधित विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के हकदार थे और समान स्थिति में न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित 3 समान आदेशों पर निर्भर थे।
सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 25 दिसंबर को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम जारी हो गए, जिसमें आपको बता दें कि इन सोने में गिरावट आई है। वहीं इसी के साथ चांदी के भाव में बढ़ोतरी है। वहीं नव वर्ष भी आने वाला है, इसके चलते सोने की खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही। आपको बता दें कि सोना और चांदी के दाम प्रतिदिन कम ज्यादा होते रहते हैं। आपको बता दें 10 ग्राम सोने में आज 80 रुपए की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त अगले 10 से 12 दिनों के अंदर जारी की जा सकती है। फिलहाल इसके लिए जरूरी प्रक्रियाओं की शुरुआत की जा चुकी है। हालांकि माना जा रहा है कि 12वीं किस्त की तरह इस बार भी लाभार्थी सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक फिर से भूलेखों के सत्यापन में तेजी लाई जा रही है। अगर आप भी जो उन किसानों में शामिल है जिन्होंने भूलेखों का सत्यापन KYC की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की है, तो अभी भी आपके पास वक्त है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं है। ब्रेंट क्रूड $83.92 प्रति बैरल और WTI $89.56 प्रति बैरल पर बिक रहा है। हर दिन की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में कालाजार नाम की बीमारी के खात्मे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी ने बताया कि आखिर कैसे कालाजार नाम की ये बीमारी अब तेजी से भारत में समाप्त हो जाती रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया कालाजार भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी जो अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।